नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। आइए दिखाते हैं हम कौन सी खबरें आज सुर्खियां बनी। खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधान परिषद के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा समेत 3 और नाम सूची में शामिल हैं। विधायकों की संख्या के अनुसार बीजेपी 12 में से 10 सीट आराम से जीत सकती है, ऐसा बीजेपी का दावा है। उधर समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। और याद रखिए, मैंने कई मौकों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है, समय आने पर जनता उस सरकार को बुखार फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। बाजार का कंट्रोल कुछ लोगों के पास चला जाएगा। किसान की पैदावार और पैदावार के बाद जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका भी कंट्रोल दूसरे लोगों पे चला जाएगा। आखिरकार ये कहां का फैसला है भारतीय जनता पार्टी का कि किसान को खत्म कर दें और कुछ लोगों को लाभ पहुंचा दें। तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से चुनावी शोर शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव तो हालांकि 2022 में होना है, लेकिन अभी विधान परिषद के चुनाव की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने पहली अपनी, जिनमें से पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा शामिल हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, चुनावी शोर एक तरह से शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की आमद में अभी देर है, लेकिन विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक हलचलें तेज दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? अविनाश, अब चुनाव की ही शुरुआत है, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, फिर उसके आगे विधानसभा के चुनाव हो। तो ये अब चुनावी साल और अगला साल भी जो है वो भी चुनावी साल रहेगा, यानी कि चुनाव ही चुनाव। अब जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी आराम से लगभग 10 सीटें वो जीत सकती है और जीतने की पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से आज 4 प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं, उसमें कोई चौंकाने वाला नाम अरविंद शर्मा का नहीं है। यानी कि कल मैं आपके माध्यम से पहले ही अपने व्यूअर्स को ये बता दिया था कि अरविंद शर्मा जो पूर्व आईएएस अफसर हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए तकरीबन 13 साल उनके साथ रहे, सचिव के रूप में, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे। अब वो उत्तर प्रदेश में बीआरएस लेकर जो है राजनीति करने के लिए आए हैं और उनको तत्काल विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। यानी कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा गया, इंतजार नहीं कराया गया। उनको सीधे विधान परिषद में जो है उनको टिकट दिया गया और वो पर्चा दाखिल करने के लिए कहा। ये कहीं न कहीं ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चरणबद्ध योजना, शर्मा जी मऊ से आते हैं, अब बीआरएस लेकर रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुत आसानी से विधान परिषद का चुनाव वो जीतेंगे। उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसके साथ साथ अविनाश मऊ जनपद से आते हैं। मऊ जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है, कभी कल्पनाथ राय के नाम से मऊ जाना जाता था, उसके बाद मुख्तार अंसारी के नाम से मऊ जाना जाने लगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो अरविंद शर्मा के नाम से जाना चाहे, यानी कि लोग कहें कि अरविंद शर्मा जो है वहां के रहने वाले हैं और अरविंद शर्मा का शहर है मऊ। यानी मऊ और मऊ के आसपास खासतौर पर गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़, मऊ, ये जो इलाका है बनारस, इसमें मुख्तार अंसारी का काफी होल्ड है
और सबसे बड़ी बात यह है कि भूमिहार समाज के वोट बैंक यहाँ मजबूती से, जो कहीं न कहीं कभी कभी परंपरागत वोटर वो कांग्रेस के हुआ करते थे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के पाली वोटों का ध्रुवीकरण न हो, साफ तौर पर अल्पसंख्यक वोट और भूमिहार समाज के वोट और अगड़ी जातियों के वोट एक तरफ हो, तो शर्मा जी को एक बड़ी मुहिम में लगाया गया है। भूमिहार समाज होने के नाते उनको पार्टी पहले वैसी है और उसके बाद वो एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। ये मेरा बिल्कुल सही पूर्वानुमान है और आगे चलकर साबित हो सकता है। तो ये चौंकाने वाला नाम रहा और जिस तरह से पहले से पूर्वानुमान में लगा रहा था कि इनको अगर लाया गया है तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल है और उनके द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि आप पार्टी में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में आए और जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का उसको मजबूती से कहीं कहीं जोड़ने का काम करें, क्योंकि उनके पास जीवन साफ तौर पर राजनीति का और समाज सेवा का ही है, जिसको उन्होंने बड़ा साहस डाला। शर्मा जी एक मृदुभाषी, बहुत ही कुशल और योग्य व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री उनकी क्षमता के कायल हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है और उनका लाभ मिलेगा। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह, उनको भी कहीं न कहीं इनका बड़ा फायदा है। और सरकार में अगर कहीं अविनाश ये मुख्य भूमिका में आते हैं तो आगे चलकर जो है ये कोई बहुत मजबूत कमान संभाल सकते हैं उत्तर प्रदेश की। बट साहब एक बात और भी है कि जैसा हमेशा से देखने में आता है, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती, चुनाव के दौरान ही सक्रिय नहीं रहती, चुनाव के दौरान ही वो जो है तमाम तरह की बातों के मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करती। शासन में आने के बाद भी लगातार जो है उनकी सतत प्रक्रिया चलती रहती है। पार्टी को मजबूत बनाने की बात हो, चाहे आगामी चुनावों की रणनीति बनाना हो, संगठन को मजबूती देना हो, और कार्यकर्ताओं को भी लगातार प्रशिक्षित वो करते रहते हैं। और इसकी बानगी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल गई है। 2022 में चुनाव हैं, 1 साल बाकी है, बहुत ज़्यादा वक्त हालांकि है नहीं, लेकिन जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, अन्य दल सिवाय आरोप और प्रत्यारोप करने के सिवा ऐसा कुछ उनका विशेष मुहिम नहीं दिखाई देती, या कुछ ऐसे कोई मुद्दों को लेकर या संगठन को मजबूत करके चुनाव लड़ने की बात दिखाई नहीं देती। तो ये फर्क जो है साफ दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में, तो उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे अविनाश? आप एक कुशल पत्रकार के साथ साथ एक कुशल समीक्षक और समय सामयिकी पर नजर रखने वाले पत्रकार भी। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देखें पूरे देश के साथ, उत्तर प्रदेश पूरे देश में 12 करोड़ की संख्या इनके कार्यकर्ताओं की है जो मजबूत सदस्य हैं इनके, और बूथ स्तर पर बहुत ही मजबूती से जमे हुए। कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह के नेतृत्व में, उसके साथ साथ यहाँ की जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, बहुत मजबूती से कमान संभाले हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से अपने सिस्टम को बनाए हुए हैं, पकड़ बनाए हुए हैं। जनता, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, वो तमाम योजनाएं प्रमुखता से वो जनता के सामने रखने का काम करते हैं और मजबूती के साथ जो है अपने संगठन के जो मुखिया हैं, जो निर्देश मिलता है उसका वो 100% पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्कुल शानदार स्ट्रेटजी है और इसमें उनको कामयाबी ही कामयाबी मिलती जा रही है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, या आगे जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हो। इसके जस्ट उल्टा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, पहले तो कांग्रेस की बात कर लें। कांग्रेस बेतुपराय है, उत्तर प्रदेश में जनाधार के लिए वो परेशान है। लल्लू जो उनके अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ जो है धरना प्रदर्शन के आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अब ये लुप्तप्राय जीव की तरह उत्तर प्रदेश में हो रही है। मायावती का वोट बैंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो टॉप लीडर है वो कहीं न कहीं अपना दूसरा ठौर बना रहे हैं।
समाजवादी पार्टी जिससे बहुत लोगों की उम्मीद थी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी 2017 की हार की हताशा और 2000 जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए अभी, उसकी हताशा से वो बाहर निकल नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं संगठन पर उसकी पकड़ कमजोर है। अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यालय से संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तो जिस तरह से हम लोग का पूर्वानुमान आ रहा है कि वो कुछ महीनों में वो बाहर निकलने वाले हैं और बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ में भी उन्होंने अपना डेरा जमाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो टक्कर है वो इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए निश्चित रूप से जो है दिखरी विपक्ष का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली और उसके साथ साथ सरकार को चलाया मजबूती से, कोविड में जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो निश्चित रूप से पत्रकार होने के नाते जो सरकार अच्छा काम करती है उसको अच्छा कहने में कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है जी। और निश्चित रूप से ये दिशा में काम किया। जिस रणनीति से सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में परिणाम इनके लिए अच्छे आए या फिर कोई अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस सधी हुए कदमों से, जिस सधी हुई चाल से भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जितनी मजबूती से उसने अपने पैर उत्तर प्रदेश में जमाए हैं, फिलहाल उसको हिलाना टेढ़ी कील साबित होगा विपक्षी दलों के लिए। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अविनाश, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं। जी जी जी, समय समाप्त हो रहा है असल में। जी जी, खबर मैं चूंकि आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जी और एक संत की जो मर्यादा होती है उसको निभाते हुए उन्होंने उनको बधाई दी। शिवपाल यादव ने भी बधाई दी, देश के तमाम बड़े नेताओं ने उनको बधाई दी, उनके लंबे जीवन की कामना की और उसके साथ साथ जो है उन्होंने अपने सफर, अपने जीवन की ब्लू को घोषित करती हैं हर वर्ष अपने जन्मदिन पर, उसको आज उन्होंने जो है जारी किया, क्योंकि उसने उनके संघर्ष के जीवन की बिल्कुल सही बात है। यही एक कुशल जी एक कुशल राजनेता की यही पहचान होती है जी। और मायावती जो है, चाहे राजनीति में बहुत ज्यादा उनका स्थान नहीं हो पा रहा है सरकार में या भागीदारी में, लेकिन देश में बड़ा कद है क्योंकि वो एक बड़ी दलित नेता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से उनका सम्मान है और हर दल के नेता लगभग उनका सम्मान किए हैं। और अच्छी बात है, राजनीति में इस तरह के प्रसंग भी बड़े सुखद लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि विचारधाराओं की लड़ाई अपनी अलग जगह है, राजनीतिक द्वेष अलग बात हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक राजनेता के होने के तौर पर, एक भारतीय होने के तौर पर अपनी संस्कृति को यदि हम ना भूलें तो ये बात भी बहुत अच्छी है और इसी का परिचय आज योगी आदित्यनाथ ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर शुरू हो गया है। विधान परिषद के फिलहाल चुनाव है, उसके बाद नगर पंचायत के चुनाव, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है। तो लगातार अब चुनाव का दौरा चलने वाला है उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर सियासी उठापटक लगातार उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है।